नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। ये सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है और सुन रहे हैं कि जो पिछली बार कोविड-19 का प्रभाव देखा गया था उससे कहीं ज़्यादा इस बार प्रभावी दिख रहा है, जो बड़ा दुखद है। और जिनके घर में कोई इस तरह की अगर कुछ हुआ है तो ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आप लोगों के परिवार के जान पहचान के जो भी सदस्य अगर इस तरह से किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो ईश्वर उन्हें जल्दी स्वस्थ करे। और आप लोग अपना ध्यान बनाए रखें, बाहर कम से कम निकलें, जब तक कोई बहुत आवश्यक काम ना हो आप बाहर जाने से बचें और दूरियां बढ़ाते रहें। चूँकि पिछली बार तो सरकार ने भी बहुत कड़े डिसीजन लेके लॉकडाउन वगैरह लगाया था, लेकिन इस बार की जो सिचुएशन है इसमें सरकार ने कोई बहुत कड़े कदम नहीं उठाए हैं लॉकडाउन के लिए। तो लोग भी थोड़ा सा लोगों को भी यूजुअल लग रहा है। और जो इस तरह की जो चीज़ें हैं कि कोरोना चुनाव रैलियों में नहीं फैल रहा है या फिर इस तरह की बातें जो हो रही हैं कि चुनाव में नहीं है, सिर्फ पढ़ाई में है या कोचिंग में है या इस तरह का है, मानते हैं ये लोगों का गुस्सा है, ये लोगों का क्रोध है नेताओं के प्रति, वो जायज़ भी है। पर फिर भी आप इसको इस बात पे अनदेखा ना करें कि अगर नेता लोग रैलियां कर रहे हैं और वहाँ की मीडिया वहाँ का सिचुएशन नहीं ठीक से दिखा रही है तो आप लोग उसको इतना हल्के में ना लें। उसको दिखाने के लिए कि आप रैलियां कर रहे हैं तो हम भी बाहर निकलेंगे, कदापि ऐसा ना करें। अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल ना करें। उन्हें हमारी चिंता नहीं है पर हमें अपनी चिंता स्वयं करनी पड़ेगी। हम किसी की चिंता के मोहताज नहीं होने चाहिए, क्योंकि शरीर हमारा है, परिवार हमारा है, लोग हमारे हैं, समाज हमारा है। नेताओं को सिर्फ अपनी पॉकेट से मतलब होता है, अपनी जीवनचर्या से मतलब होता है। इसलिए आप लोग उनकी बातों पर क्रोध जाहिर करिए, विरोध प्रकट करिए, मजाक उड़ाइए, व्यंग करिए, जो अच्छा लगे करिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल मत कीजिए। तो आइए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें, वो हिंदी साहित्य का लाभ उठा सकें। और हम आज जो भी पढ़ाएंगे और जो पढ़ा रहे हैं आप प्लीज़ इसका लिखने का अभ्यास अवश्य करते रहें। अगर लिखने में आप कोताही बरतेंगे तो ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, वो क्षम्य नहीं है। तो आप लिखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर सकते हैं, हम आपको रिव्यू देंगे। आप जीएस का भी कोई पोर्शन लिखना चाहें तो लिख के पोस्ट कर सकते हैं, हम वहाँ पे चेक करेंगे और आप उसमें रेगुलर आंसर पोस्ट करिए। हमारे पास और भी टीचर्स हैं, भले वो यूट्यूब में पढ़ाने नहीं आते पर वो आपकी कॉपियाँ चेक करते हैं, हम उन्हें पर्सनली रिक्वेस्ट करते हैं। और आपकी जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आप किसी अन्य सब्जेक्ट का अगर जीएस में देते हैं तो वो उन टीचर्स से हम चेक करवा के आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये करते रहिए। और आपसे हम कोई फीस नहीं ले रहे हैं, आपसे हम कोई केवल आपका ही समय का और आपकी प्रैक्टिस का योगदान है जो आपके लिए ही लाभदायक होगा बस। और हमें थोड़ी सी खुशी देगा जब आपका सिलेक्शन होगा, तो हमारे लिए बहुत खुशी की एक बात होगी। इसलिए हम इतना प्रयास करते हैं और आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आंसर लिखते रहिएगा। आज का हमारा टॉपिक है अंधेर नगरी की विशेषताएं और उसकी प्रासंगिकता। प्रासंगिकता के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्रासंगिकता वो होती है जब कोई चीज़ अपने जिस समय में लिखी गई उस समय में तो महत्वपूर्ण हो ही, उसके बाद अगर उसका महत्व आज भी है तो वो रचना प्रासंगिक कही जाती है। तो अंधेर नगरी किस प्रकार आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है, आइए जानते हैं। हिंदी साहित्य में जो भारतेंदु का युग है, अंधेर नगरी भारतेंदु का नाटक है। छोटा सा नाटक है, पतली सी कहानी टाइप का नाटक है, बहुत छोटा सा है, आप उसे यूं ही चलते चलते पढ़ सकते हैं। और आपने ये कहानी के रूप में बचपन में सुना भी होगा, भले आपको ये ना बताया गया हो कि ये भारतेंदु जी का नाटक है, लेकिन बचपन में जब हम कहानियाँ सुनते थे तो ये हमें कहानियों के रूप में सुनाया गया था कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये बड़ी कहावत भी फेमस है और आज के परिप्रेक्ष्य में ये हमारे देश पर लागू भी होते हुए दिख रही है।
तो माफ़ कीजिएगा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन अच्छी नीतियों का अच्छा और बुरे चीज़ों को बुरा कहने का अधिकार तो रखती हूँ, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं आम जनता हूँ। तो आम नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य लिखना शुरू किया हिंदी खड़ी बोली में, तो अंधेर नगरी एक ऐसा नाटक उन्होंने दिया जो उस समय तो प्रासंगिक था ही, आज के लिए भी वो ऐसे लगता है जैसे आज के लिए लिखा गया था। दूसरी चीज़, इसमें हास्य और व्यंग को मिलाते हुए कहानी की तरह एक छोटा सा नाटक देके सबकी जुबान पे ला दिया और बड़ा महत्वपूर्ण नाटक हुआ। नाटक की उनकी जो दृष्टि थी वो आज भी ऐसे लगता है जो उनके पास थी वो किसी के पास नहीं थी। वो कबीर, निराला, प्रेमचंद, इन लोगों के साथ आज भी खड़े हुए नजर आते हैं। नाटक के लिए उनकी भाषा, उनकी रंगमंच की समझ ये बड़ी व्यापक थी। इन सबको भूमिका में बताते हुए कि उन्होंने किस तरह, भारतेंदु सही अर्थ में नाटककार थे। उन्होंने ऐसे सार्थक नाटकों की रचना की जो मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत होकर नाटककार का संदेश दर्शकों तक पहुंचा सकें। अंधेर नगरी भी ऐसा ही एक नाटक है। सफल मंचन होता था इनके नाटकों का, जबकि प्रसाद के लिए ये कहा जाता था कि प्रसाद के नाटक मंचन के योग्य नहीं हैं। कथानक लंबे हैं, संवाद लंबे हैं, दृश्य अधिक हैं, पात्र अधिक हैं, इसलिए मंचन करना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक सुविधा तो थी नहीं, सामने दिखाना पड़ता था, तो दिक्कत होती थी दृश्य बदलने में। समसामयिक नाटक है। अंधेर नगरी समसामयिक संदर्भों का जीवंत नाटक है। कुछ रचनाएं अपनी प्रासंगिकता हमेशा सिद्ध करती हैं और कभी भी पुरानी या बासी नहीं पड़ती। इस अर्थ में अंधेर नगरी का संबंध न एक देश से है, न ब्रिटिश शासन से है, न एक किसी काल सीमा से है, बल्कि अंधेर नगरी हर काल हर स्थान का यथार्थ है। भारतीय परिवेश में यह नाटक जितना अधिक समसामयिक संदर्भों में प्रासंगिक है, जितना पहले प्रासंगिक था उतना आज भी है। मनोरंजक और कालजयी नाटक है। कालजयी का मतलब वही कालों को जीतते हुए, मतलब हर काल में इसका महत्व है। मनोरंजक भी है, इसमें हास्य के रूप में लिखा गया है, हास्य व्यंग है। अंधेर नगरी अपने संक्षिप्त कलेवर में गंभीर, सांकेतिक, मनोरंजक और कालजयी नाटक है। नाटक में तत्कालीन राजसत्ता के दमनकारी चरित्र की सांकेतिक अभिव्यक्ति है और सामान्य जनता की शक्ति का भी चित्रण है। भारतेंदु भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी के द्वारा सुधारवाद का कार्य ही नहीं करते, न ही यथार्थ चित्रण करके मुक्त हो जाते हैं, बल्कि उन्होंने एक आशावादी दृष्टि से मोहग्रस्त, रूढ़िग्रस्त और आपसी फूट से खंडित देशवासियों को जागृत करने का काम किया है। यह रचना व्यापक स्तर पर जो उदासीनता छाई हुई थी उसको एक आशा देने की कोशिश करती है। हास्य और व्यंग इसमें बड़े अच्छे से पिरोया गया है। भारतेंदु के पास इतना स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण है और इतनी स्पष्ट सांस्कृतिक दृष्टि कि वह अंधेर नगरी में हास्य और हास्य में व्यंग की रचना कर पाते हैं। वो हास्य दे रहे हैं ताकि जो पाठक है वो जुड़ा रहे या जो दर्शक है वो जुड़ा रहे नाटक देखते हुए, और उस पर कटाक्ष कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। उस समय की जो राजनीति है, जो नौकरशाही है, उस पर कमेंट्स कर रहे हैं। आज भी ये सब लागू होता है। अब सुनिएगा इनके उदाहरण। देखिए, चना बेचने वाला, चूरन बेचने वाला किस तरह के गीत प्रस्तुत कर रहा है। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। जो हाकिम है वो हमारा चना खाकर सब पर दूना टिकट लगाते हैं। टिकस मतलब टैक्स लगाते हैं। पाचक चूरन बेचने वाला कहता है, चूरन अमले सब जो खावें, दूनी रिश्वत तुरंत पचावें। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। एक तरह से चूरन बेचने के आधार पर, चूरन बेचने के एक पात्र बनाकर उस पर हास्य करके जो नौकरशाही है उस पर व्यंग्य कर रहे हैं। अंधेर नगरी अपनी सुउद्देश्यता, अपनी सामाजिक राजनीतिक चेतना के कारण बहुत तीखा व्यंग्यात्मक नाटक है। मूलहीनता की व्यंग्य चेतना इस पूरे नाटक का लक्ष्य है। भारतेंदु के व्यंग्य का सौंदर्य आक्रामकता में नहीं, उसकी अनायास प्रवाहमान अभिव्यक्ति में
और रोचकता में है, जो हंसाता भी है और तिल मिलाता भी है। कुव्यवस्था का चित्र। निर्णय लेने और आदेश देने का अधिकार राजा के पास है, लेकिन वास्तविक अधिकार मंत्री के पास दिखाई देता है। इस प्रकार राजा से अधिक ताकतवर मंत्री ही लगता है। जब बकरी मरने की बात आती है और उसका जो मुकदमा चलता है, उसमें जो मंत्री निर्णय लेता है वही निर्णय मान लिया जाता है। और पैसा यहाँ पर केंद्रीय वस्तु दिखाई दे रही है। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा का स्वर है। मतलब टका, जैसे आज की भी वही कंडीशन है कि पैसा मिले तो आदमी अपना जमीन, अपनी जात, अपना धर्म, अपना सब कुछ बेच देता है। उसी तरह यहाँ भी दिखा रहे हैं कि 1 टका दो, हम अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचते हैं। तो ये आज भी लागू हो रहा है, पूरी तरह प्रासंगिक है, आपको सुनकर ही लग रहा होगा। यह आलोचना तत्कालीन साम्राज्यवादी राज व्यवस्था के कुशासन की आलोचना है। इस आलोचना में उनका स्वर यथार्थवादी है, लेकिन ये आज भी लोकतंत्र में भी पूरी तरह प्रासंगिक है। प्रासंगिकता कहाँ कहाँ और दिखती है। अंधेर नगरी में राज व्यवस्था का जो चित्र प्रस्तुत किया है वह आज भी उतना ही सच नजर आ रहा है जितना भारतेंदु के समय में था। भारतेंदु ने जिस युग में इस तरह का नाटक रचा वह भी आज अकेला और प्रासंगिक है। उसमें निहित यथार्थ लगभग उसी रूप में आज भी मौजूद हैं। मनुष्य की बौद्धिकता और कौशल का, ईमानदारी और कर्मठता का कोई मूल्य नजर नहीं आता। आम आदमी आज भी टैक्स के बोझ तले दबा जा रहा है और पुलिस के अत्याचार और नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार से वह ग्रस्त है। इसलिए इसे हम कभी न समाप्त होने वाला सृजनात्मक, गतिशील, यथार्थ और असमाप्त नाटक कह सकते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अंधेर नगरी समसामयिक संदर्भों का जीवंत नाटक है। जीवंत है, ऐसे लगता है जैसे आज ही लिखा गया हो। नाटक में व्यक्त यथार्थ सीमित नहीं है, बल्कि वह व्यापक चेतना और गतिशील यथार्थ का वाहक है। इस नाटक के रोचक, लचीले, गठित नाट्य शिल्प की चर्चा करते हुए नेमिचंद्र ने लिखा है। नेमिचंद्र जी लिखते हैं कि कथानक का ऐसा नाटकीय ढांचा बनाया है जिसमें यथार्थपरकता और शैलीबद्धता का बड़ा आकर्षक मिश्रण है। हर निर्देशक अपनी कल्पनाशीलता से नया आस्वाद पैदा कर सकता है। ये कोटेशन आप कंक्लूजन में आप उपसंहार में ये कोटेशन देकर इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई समस्या हो रही है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। आप सबके लिए हमारा नंबर बिल्कुल खुला हुआ है। आप कभी भी हमसे किसी भी एग्ज़ाम को लेकर जो भी प्रॉब्लम है, हिंदी को लेकर जो भी समस्याएं, आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको जीएस में भी कोई समस्या हो रही है तो आप उससे भी रिलेटेड प्रश्न कर सकते हैं। यथासंभव हमारे पास जो भी समाधान होगा हम करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।